नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, आज से हम क्लास 11 की मैथ की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बेटा NCERT बुक के सभी एक्सरसाइज करेंगे, विथ मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी करेंगे और सप्लीमेंट्री जो मटेरियल सॉल्यूशन भी करेंगे जो बुक के पीछे दे रखे होते हैं। ठीक है, और सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे फ्रॉम RD शर्मा। अगर आपको हमारे साथ ये सीरीज करनी है तो आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम मैथ से संबंधित वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है बेटा, तो आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे, जिसका नाम है सेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेटा और सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेट्स क्या है। सेट का मतलब है ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट लेना है जो वेल डिफाइंड हो। यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड निकल के आए, एक तो वेल डिफाइंड और एक ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है पहले ये समझते हैं बेटा। ऑब्जेक्ट को वैसे हम दो नामों से और जानते हैं, एक है एलिमेंट और एक है मेंबर। तो अगर हमें मेंबर लिखा है या एलिमेंट्स लिखा है तो भी हम उसको ऑब्जेक्ट ही कहेंगे। ऑब्जेक्ट होता क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट आपके मंथ नेम हो सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, आपके अल्फाबेट हो सकते हैं, जैसे ABCD एंड सो। ठीक है, नंबर हो सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 नंबर, कोई भी रियल नंबर, नेचुरल नंबर, कोई भी वो नंबर हो सकते हैं। आपके डेज नेम हो सकते हैं, रिवर्स नेम हो सकते हैं। मतलब कोई भी नाउन जो है जो आप यूज कर सकते हो जो वेल डिफाइन हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, नाउन को हम बात कर रहे हैं। अब वेल डिफाइन क्या है? वेल डिफाइन का मतलब होता है जहां पर दो व्यक्तियों का सोच एक हो। जैसे मतलब मैं अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता हूं और दोनों का जवाब एक होता है तो वो हमारा वेल डिफाइंड होता है। जैसे मैंने कहा कि नेचुरल संख्या क्या है, तो नेचुरल नंबर जो होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा। तो इस सवाल का जो जवाब है वो सबके लिए सेम होगा। मतलब मैं दूंगा तो भी यही होगा, अगर कोई कर्नाटका का बच्चा जवाब देगा तो भी यही होगा। मतलब देश विदेश कहीं से भी आप किसी से भी ये सवाल पूछते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, तो वो कहेगा 1, 2, 3, 4, 5। तो जब दो लोगों की सोच एक जैसी बनती है तो उसे हम वेल डिफाइंड कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर मैं वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट की बात करता हूं तो आपको पता है वो 5 होती हैं, एक, A, E, I, O, U। तो ये जो आपको पैटर्न है, ये भी आप किसे पूछिए यही तो जवाब देगा। तो जब कोई भी सवाल का जवाब सबके लिए एक जैसा होता है, जो पॉसिबल भी है, पहली बात पॉसिबल भी हो, तो उसको हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। तो फिर नॉट वेल डिफाइंड कौन से होते हैं? नॉट वेल डिफाइंड, यहां पर दो लोगों की सोच जो है वो एक जैसी नहीं होती। मैं बोलता हूं कि बॉलीवुड के टॉप 5 एक्टर के नाम लिखिए। जैसे मैंने कहा टॉप 5 एक्टर, तो वहां पर दो लोगों के बीच में मतभेद हो सकता है। कोई बोलेगा SRK टॉप में है, कोई कहेगा आमिर खान टॉप में है, कोई कहेगा रणबीर कपूर है, कोई रणबीर क्या कहते हैं कुमार बोलेगा, या मीनिंग ऑफ दैट सबकी सोच जो है वो अलग अलग होगी। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट में दो लोगों की सोच नहीं मिलती है उसे नॉट वेल डिफाइंड बोलते हैं। तो इसको हम सेट नहीं बना सकते, इसका सेट पॉसिबल नहीं है। सिर्फ सेट वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट होता है उसका होता है। जैसे मैंने कहा टॉप 3 क्रिकेटर के नाम बताइए, तो आप क्या बोलोगे? कोई सचिन तेंदुलकर बोलेगा, कोई रोहित शर्मा को बोलेगा, कोई धोनी को बोलेगा। तो सबके लिए सोच जो है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जब वो वेल डिफाइंड नहीं होता है
तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वो सेट पॉसिबल नहीं है। तो कुछ एग्जांपल जैसे इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100। अगर मैं कोई सवाल पूछता हूँ कि इवन नेचुरल नंबर लिखिए 100 से कम, तो क्या सभी एक जैसे आंसर लिखेंगे? बिल्कुल सही। तो ये वाली जो वैल्यू है ये है आपकी डिफाइन, यानी कि इसे बोल सकते हैं हम वेल डिफाइन। ठीक है। अब दूसरा वैल्यू है द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब वोवल्स क्या होते हैं? उनकी मात्राएं, जैसे कि ए 5 होती है, आपको पता है, ए ई आई ओ यू। तो अगर मैं ये किसी से पूछता हूं, किसी से वट एवर, तो सबका जवाब यही होगा, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? वेल डिफाइन। तो ये भी क्या है बेटा? वेल डिफाइन है। फिर है द कलेक्शन ऑफ द मंथ इन ईयर। एक साल में जितने महीने होते हैं उनका कलेक्शन करें। तो कलेक्शन में महीने क्या होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब दिसंबर तक। तो ये सवाल अगर पूछता हूं तो सभी लोग जो है वो एक ही जवाब देंगे जो मैंने बोल दिया। तो ये भी क्या है बेटा? वेल डिफाइन है। ठीक है। फिर द कलेक्शन ऑफ द एस आर के मूवी। क्या हम एस आर के मूवी का कलेक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जितनी उन्होंने मूवी बनाई है हम सबका कलेक्शन कर सकते हैं। तो जो काम हम कर सकते हैं वो भी क्या होगा बेटा? वेल डिफाइंड। परंतु अगर मैं ये पूछूं आपसे कि बेस्ट एसआर की मूवी कौन सी है, तो वहां पे फिर दो लोगों की सोच मैच नहीं कर सकती है, क्योंकि कोई बोलेगा कुछ कुछ होता है, कोई बोलेगा स्वदेश है, कोई कहेगा कुछ। तो यहाँ पे दो लोगों की जब सोच मैच नहीं करती है तो उसे नॉट वेल डिफाइंड बोलते हैं। पर मैंने कहा एसआर की मूवी आप कलेक्शन कर सकते हो, पॉसिबल दैट? आपने कहा यस पॉसिबल, तो हम इसको बोलेंगे वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ डेंजरस इंसेक्ट। कलेक्शन ऑफ डेंजरस इंसेक्ट का मतलब है कि आपको बहुत डेंजर इंसेक्ट का कलेक्शन करने को बोला। तो ये दो लोगों की सोच नहीं हो सकती, क्योंकि किसी के लिए डेंजर इंसेक्ट मधुमक्खी हो सकती है, किसी के लिए चींटी हो सकती है, समझ लो। तो ये जो जो आंसर है उसको हम मैच नहीं कर सकते, हम उसे कलेक्शन नहीं कर सकते। तो ये क्या है हमारा? नॉट वेल डिफाइंड है। उसी तरह से मैंने कहा द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स। क्या आप बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स का कलेक्शन कर सकते हो? इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हर देश के लिए, हर लोगों के लिए सोच जो है वो अलग अलग हो सकती है। कोई मैसी को बेस्ट बोलेगा, कोई यादव को बेस्ट बोलेगा। तो यहाँ पर भी हमारी सोच मैच नहीं करती है। तो ये भी क्या है बेटा? नॉट वेल डिफाइंड होगा। ठीक है। द रिवर ऑफ इंडिया। क्या हम इंडिया की रिवरों को कलेक्शन कर सकते हैं? यस इज पॉसिबल, बिकॉज जितनी भी रिवर्स हैं उनको हम एक इकट्ठा कर सकते हैं, गंगा, जमुना, कावेरी, इन सबको इकट्ठा कर सकते हैं, और ये हमारा वेल डिफाइंड कह सकते हैं। नाउ वी सी दैट वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। जहां पर हमारी जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती है उसको वेल डिफाइंड बोलते हैं, और जहां पर हमारा जो कलेक्शन है पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है तो उसे नॉट वेल डिफाइंड कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, यहां पढ़ लेते हैं हम कि यहाँ पर देयर आर टू मेथड और रिप्रेजेंटिंग अ सेट, यानी कि हम सेट्स को दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो रोस्टर या टैबुलर फॉर्म के रूप में, और एक सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म के रूप में। अब यहाँ पर रोस्टर एंड टैबुलर क्या है? टैबुलर मीन्स यहाँ पर हम टेबल की तरह रिप्रेजेंट करें अपने एलिमेंट्स को, जैसे ए बराबर है करली ब्रैकेट 2 1 3 5 7 और ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट के साथ। यहां पर आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि सेट हमेशा कैपिटल लेटर में ही जाएगा, मतलब आप कैपिटल लेटर में ही इसको लेटर में लिखेंगे। ये बेटा नेम ऑफ द सेट्स होता है, मतलब जब भी आपको सेट्स बनाना है तो उसका नाम आप कैपिटल लेटर में ही लिखोगे। और इसके साइड में ये दो आपको जो दिख रहे हैं ये वाले, इसको बेटा हम बोलते हैं करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट, क्योंकि कर लग रहा है इसके अंदर इसलिए। ये करली ब्रैकेट कैसे बनते हैं इसको आपके टीचर से पूछ लेना। कभी बहुत से टीचर ऐसे ही बना देते हैं, बहुत से जो प्रॉपर तरीके से बनवाते हैं, जैसे पहले एस बनाया फिर एक उल्टा एस बनाया, फिर इसको क्लोज भी से करेंगे एस और फिर उल्टा एस। कुछ टीचर्स होते हैं वो सीधे बस एक ही बार को मतलब इस तरह से बना देते हैं। तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट ऐसा नहीं बनाना है, ना ये वाला बनाना है, आपको करली ब्रैकेट बनाना है।
और इसके अंदर जो वैल्यू दे रखी है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट। इसको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं और एलिमेंट ही ज्यादातर यूज करेंगे हम इसके अंदर बेटा। और इसको मेंबर भी बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था। तो ये जो आपको पॉइंट है ये आपका रोस्टर फॉर्म है, जिसको मैंने कहा कि कैपिटल जो नेम ऑफ सेट है वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, हमेशा करली ब्रैकेट यूज करेंगे। करली ब्रैकेट आपकी टीचर आपकी हिसाब से बना सकती है, पर उसमें एक करली जरूर होगा। और इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, यहां पर हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म की दो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। यहां पे दो प्रॉपर्टीज यूज की जाती है। नंबर 1, a set can be written in any order। आप यहां पर अपने सेट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे यहां पे जो ए दे रखा था उस करली ब्रैकेट में जरूरी नहीं हम 1 3 5 7 लिखें, हम 3 1 5 7 भी लिख सकते। मतलब हमें ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये हमारी पहली प्रॉपर्टीज है रोस्टर फॉर्म की। इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है बेटा सम एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं सीधे। सम एलिमेंट्स कैन नॉट रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड। अब देखो कैन नॉट बी रिपीट का मतलब क्या है। आपको यहां पे एक वर्ड दे रखा है स्कूल। स्कूल की अगर बोला जाए कि स्कूल की स्पेलिंग क्या बोलोगे? आप बोलोगे SCHOOL। तो अगर मुझे इसे सेट बनाना है तो सेट बनाने के लिए आप लिखेंगे बी बराबर करली ब्रैकेट, रिपीट नहीं करेंगे। एस आएगा, सी आएगा, एच आएगा, ओ सिंपल सा एक बार ओ आएगा, दो ओ नहीं आएंगे, और करली ब्रैकेट क्लोज्ड। यहां पर मैंने एस लिखा, सी लिखा है, एच लिखा, दो बार ओ आ रहा था तो मैं एक ही बार ओ लिखूंगा और फिर एल लिखूंगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज है सम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फाबेट में अगर दे रखा है तो रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार को एक ही वर्ड लिखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत जरूरी काम था कि कोमा जरूर लगेगा, यानी कि यहाँ पे आपको कोमा लगाना जरूरी है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपको लिखना है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब 10 से छोटे आपको नेचुरल इवन नंबर लिखना है। तो आप लिखेंगे C इक्वल टू है करली ब्रैकेट 2 4 6 8, बस क्योंकि 10 से कम होगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोमा भी लगाया है और जो हमारी सेट्स का नेम है वो कैपिटल में लिया है और दोनों तरफ करली ब्रैकेट यूज करे हैं। और बेटे हमने और एग्जांपल लिया है द सेट ऑफ द ऑल लेटर ऑफ मैथमेटिक्स। तो कैसे लिखेंगे? D बराबर है करली ब्रैकेट, इसमें M 2 बार आ रहा है तो हम एक बार लिखेंगे, A भी 2 बार आ रहा है, देखो 2 बार आ रहा है ना, तो एक ही बार लिखेंगे, T भी 2 बार आ रहा है तो भी एक ही बार लिखेंगे, H एक बार आ रहा है तो एक बार हो गया, E भी एक बार है, I भी एक बार है, C भी और S भी। इसका मतलब जब हम मैथमेटिक्स लिख रहे हैं तो उसमें जो रिपीटिशन है उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके दूसरा नेक्स्ट पार्ट था सेट ऑफ बिल्टर फॉर्म। अब सेट ऑफ बिल्टर फॉर्म क्या होता है? जहां पर हम अपने सेट को बिल्ड करते हैं, मतलब बनाने के बारे में सोचते हैं, तो वह उसको कहते हैं बेटा सेट ऑफ बिल्ट फॉर्म। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, ऐसे एग्जांपल समझते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि अब यहां पे हम ऑड नेचुरल नंबर ले रहे हैं लेस देन 10। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे?
तो यहां पर आएगा a बराबर है करली ब्रैकेट x। x क्या है? x मतलब हमारा वेरिएबल। x क्या है? x हमारा वेरिएबल है और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहां पे ये दो बिंदु आपको दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं सच दैट। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल है जिसके बारे में बात कर रहे हैं और ये सच दैट। अब x होगा क्या? x है इज ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, और यहां पर हम अपना ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर लेंगे। तो अब ये क्या है इसके अंदर? ये तो आपका सेट नेम है जो हमने पहले बता दिया, ये कैपिटल फॉर्म में होता है। तो यहां पे सेट नेम जो है आपको दिख क्या होगा, वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है? x है आपका वेरिएबल, इसको बोलते हैं सच दैट। यहां पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि x क्या है, तो x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 इज कॉल ऑफ स्टेटमेंट। इसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट, और यहां पर ये हमारा पूरा सेट बिल्डर फॉर्म बन जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, द सेट ऑफ द बबल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट के बबल्स क्या होते हैं? ए हो है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये है ना, ये तो डिफरेंस नहीं हो सकते ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए, ये तो हो गया, बी लिखेंगे, बी बराबर है करली ब्रैकेट x such that x is a vowels in English alphabet। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से लिखेंगे इन अ बिल्डर फॉर्म में। तो एक एग्जांपल और है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन प्रिंसिपल। तो उसे कैसे लिखेंगे? C बराबर है x that such that x is a letter of in principal। ठीक है बेटा, और से क्लोज कर देंगे। जब हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ डबलेट नहीं चाहिए होता है, वर्ड रिपीट नहीं होता है, पर जब आप इसे बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो आपको कैसे बिल्डर फॉर्म बनी? C इक्वल है x such that x is a letter in principal। ठीक है बेटा, एक हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिया है और इसको बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं d ले लेता हूँ क्योंकि a तो पहले हो चुका है। d इक्वल है 3, 6, 9, 12, 15, 18 इन सेट इन बिल्डर फॉर्म। आपने देखा है 3 का टेबल बनना है, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 चिक 18। यहाँ पे पहली वाली संख्या सेम है और ये वाली संख्या जो है वो रिपीट हो रही है, मतलब एक नेचुरल नंबर की तरह आ रहा है। तो उसको लिखेंगे किस तरीके से? तो बेटा इसको लिखने के लिए आप बिल्डर फॉर्म निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, मैं रखूंगा d बराबर है करली ब्रैकेट x सच दैट x। अब x सच दैट x है, तो x यहाँ पे किसके बराबर है? जो x है वो यहाँ पर 3 तो रिपीट हो रहा बार बार है, ये से तो हम लिखेंगे बराबर है 3n के। अब n क्या है? 1 2 3 4 5। तो ये n है क्या? n है बेटा आपका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है ना, यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे जो n है वो 1 से बड़ा है और बराबर भी है और 7 से छोटा है। ठीक है, ये आप 6 लिख सकते हो कि 6 के बराबर। आप ऐसा भी लिख सकते थे 1 इज मोर देन ऑफ n और लेस देन ऑफ इक्वल टू 6, आप ऐसा भी लिख सकते थे। तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया कि वो 7 से छोटा है। ठीक है।
बेटा यहाँ पर हम कुछ फॉर्म को यूज करेंगे सेट्स के अंदर, और ये पूरे मैथ में ही यूज होती है, तो उन फॉर्म को यूज कर लेते हैं। वैसे हम इसको शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर क्या करें, जब भी हम नई चीज लेते तो हम भूल जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एन, एन क्या डिनोट करता है? एन डिनोट करेगा यहाँ पर द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर का कोई भी सेट जो है उसको हम एन से डिफाइन करेंगे। नेचुरल नंबर होते क्या है? 1, 2, 3, 4, आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट हो तो उसे हम एन से डिनोट करेंगे। जेड, जेड द सेट ऑफ द ऑल इंटीजर, यानी कि जेड को हम डिनोट करते हैं जो इंटीजर होते हैं। अब इंटीजर क्या होते हैं? जो संख्या हमारी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 माइनस में भी हो, -2, -3, तो ये सारे क्या हमारे पास इंटीजर्स हैं। क्यू, क्यू क्या डिफाइन करता है? यहाँ पर क्यू है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, मतलब सभी रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करेंगे। रैशनल नंबर होते क्या है? कोई भी p अपॉन क्यू वाली वैल्यू जिसके अंदर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर, अब सेट ऑफ रियल नंबर क्या है? वह कोई भी संख्या जो नंबर लाइन पर आप अंकित कर सकते हैं। अब नंबर लाइन पर आप पता है 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 यहाँ पे आएगा -1, -2, -3, तो आप कहोगे सर ये दोनों सेम हो गए, इंटीजर भी और रियल नंबर भी। नहीं, मैंने कहा जो इस लाइन पर पुटअप कर सकते हो। तो याद करो 9वीं क्लास के अंदर इस लाइन पे हमने जो डोनेट किया था वो √2 भी करा था, √3 भी करा था। तो यहाँ पर रियल नंबर पर जो रूट की वैल्यू आती है वो भी आएगी, पाई की वैल्यू भी आएगी। अब पाई क्या है? पाई मतलब 22/7, तो 22/7 को डिनोट करेंगे तो नंबर लाइन पे आ सकता है। हाँ, तो जो भी वैल्यू नंबर लाइन पे आ सकती है, चाहे वो संख्या हो या फिर आपकी वैल्यू हो, रूट की हो, वो सबको हम रियल नंबर ही कहते हैं। फिर यहाँ पे वैल्यू आएगी जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव मतलब जो इंटीजर है वो पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे इंटीजर नेगेटिव भी थे और पॉजिटिव भी थे, यहाँ पे सिर्फ हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो एंड सो। ऐसी द सेट ऑफ द पॉजिटिव रैशनल नंबर, यानी कि जो आपके यहाँ पे जो रैशनल नंबर थे तो वो था p अपॉन क्यू की वैल्यू जिसमें q इज नॉट 0। तो यहाँ पे आप नेगेटिव भी ले सकते थे, जैसे 3/4 है, 2/3 है, -5/6 है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू आती हैं। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव आएगी, जैसे 3/4, 5/6, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। द सेट ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि आपको जो नंबर लाइन के अंदर जो पॉइंट करना है, 0 है, 1 है, 2 है एंड सो, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही काउंट करना है, नेगेटिव वैल्यू को काउंट नहीं करना है। इसमें एक वैल्यू और होती है, वो है W। द W क्या है? द सेट ऑफ होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या है बेटा? होल नंबर का मतलब है यहाँ पर नेचुरल जो संख्या आती है वो 1 से शुरू होती है, जबकि होल नंबर जो है 0 से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो। तो इसको हम बोलते हैं होल नंबर। तो इसमें एक आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का इसमें कोई पैटर्न नहीं है, मैं बता देता हूं आपके लिए इरेशनल होता क्या है, इसका कोई सिंबल नहीं है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो p अपॉन q की वैल्यू में हम बदल नहीं सकते हैं। यहाँ पे q इक्वल टू 0 हो जाए तो भी वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे मैंने कहा 3/0, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? नहीं, इरेशनल, क्योंकि रेशनल नंबर की वैल्यू क्या थी? जहां p अपॉन q की कोई वैल्यू हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, वो रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर उल्टा क्या पढ़ेंगे? अगर नीचे 0 आ जाएगा तो वो कहलाएगा रैशनल और इरेशनल नंबर, या जैसे कि √3, √2, ठीक है, या पाई। अब ये जो वैल्यू है ये इरेशनल नंबर है। क्यों? ये रिपीट होते रहते हैं, इसको खत्म। जैसे हमने कहा √3 की वैल्यू क्या है? आपने कहा 1.73 समथिंग लाइक दैट, तो ये कोई बंद नहीं होते। ऐसी पाई की वैल्यू पता है 3.14 समथिंग लाइक दैट। तो ये जो वैल्यू है ये इसका अंत नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं बेटा इरेशनल नंबर। ठीक है, बस मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ समझा दिया, इसमें इसका कोई काम नहीं था।
ठीक है। में यहाँ पे कुछ सिंबल भी हम यूज करेंगे। सिंबल यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, आपने ये देखोगे, सबसेट देखोगे, यूनियन देखोगे, इंटरसेट देखोगे, ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम सेट्स में यूज करते हैं। पर यहाँ पर हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का बेसिक कर रहे हैं। 1.1 के अंदर हम सिर्फ दो ही सिंबल को पढ़ेंगे, एक है बिलोंग टू और एक है नॉट बिलोंग टू। अब बिलोंग टू का सिंबल होता है इस तरीके से और नॉट बिलोंग टू का सिंबल होता है इस तरीके से। तो इसको यूज कैसे करना है वो समझाते हैं। लेट मेरे पास a बराबर ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर जो a सेट है वो मैंने एक नेचुरल नंबर ले दिया है जिसमें 7 से छोटी संख्या ले रखी है। अगर मैं कहूं कि 3, क्या 3 ए सेट के अंदर आ रहा है? यस, 3 ए सेट में आ रहा है। अगर 3 ए सेट में आ रहा है तो हम बोलेंगे 3 बिलोंग करता है ए से। ऐसे हमने कहा 6, क्या 6 ए सेट में आ रहा है? यस, 6 ए सेट में आ रहा है तो बोलेंगे 6 इज बिलोंग टू ए। और अगर वो इस सेट में नहीं आता है तो उसे बोलते हैं नॉट बिलोंग टू। जैसे मैंने कहा 8, क्या 8 ए सेट में आ रहा है? बिल्कुल नहीं, तो हम बोलेंगे 8 इज नॉट बिलोंग टू ए। या 0, क्या 0 ए सेट में आ रहा है? तो नो, 0 इज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये बेटा इसका सिंबल था। तो बेटा यहीं पे आपकी ये बेसिक क्लास फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका एक्सरसाइज 1.1। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट कर सकते हैं, और अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और पहली बार अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको जब भी हम 11th क्लास के जो क्वेश्चन अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।